Good afternoon. Hopefully you all are doing well. Kindly confirm me your attendance first. It's Afia Kamal 01 03 05 07 09 14 16 and 18 19 23 24 26 29 sorry 30 and then it's 35 and 39. इसके अलावा अगर किसी की अटेंडेंस मिस है तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें सो दैट आई कैन सबमिट इट. सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई है. ये थिंक मैम सबकी हो गई. आपकी क्लास काफी सारे वो क्लास मिस करते हैं. मैं हर दफा इन्हें कहती हूँ कि कमस बेशक आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं बट प्लीज मेक श्योर दैट कि आप क्लास. मैम आज वैसे भी मौसम खराब है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है. सही. कल हमने अपने कल के लेक्चर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआर मॉडल्स पढ़ी थी आरडीबीएमएस के अंदर. आज हम जो हैं वो फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ने जा रहे हैं. फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि इट्स अ मेथड दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स. ठीक है. आपके पास मिसाल के तौर पे लेट मी ओपन माय व्हाइट बोर्ड. आपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अभी तक पढ़ चुके हैं. ठीक है. आपके पास हम जैसा कि हम अपने एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की शो कर देते हैं और हम कहते हैं और हम उस वो हमें एट्रीब्यूट जो है वो हेल्प आउट करते हैं टू आइडेंटिफाई द अदर एट्रीब्यूट्स. तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा उनके दरमियान जो है रिलेशन होता है. ठीक है. बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपको कहती हूँ कि जो x है वो आपके पास जो है वो बिलोंग्स टू y, तो इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो y को डिटरमिन करता है. ठीक है. जिसके अंदर हमारे पास ये जो y जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है. ठीक है. जबकि हमारे पास जो x है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट है. ठीक है. डिटर्मिनेंट मीन कि आपके पास वो एट्रीब्यूट जो कि डिपेंडेंट एट्रीब्यूट को जो है वो फाइंड करता है. तो इस बेसिस के ऊपर हमारे पास जो है डिफरेंट केसेस आते हैं जिसके और डिफरेंट टाइप की फंक्शन डिपेंडेंसी आती है. अगर मैं इसको आपको जो है वो नॉर्मली एक्सप्लेन करूं इन द फॉर्म ऑफ जनरल टेबल्स विच वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, लाइक कि आपके पास अगर एक्स जो है वो स्टूडेंट आईडी है तो आई कैन से दैट कि अगर आपको स्टूडेंट आईडी मालूम होगी तो यू कैन इजीली फाइंड आउट अबाउट द स्टूडेंट नेम. तो आपको ये बात एक्स बिलोंग्स टू वाई जो है या एक्स डिटरमिन्स वाई जो है वो समझ आ गया होगा कि कि अगर स्टूडेंट आईडी मालूम है तो हम स्टूडेंट नेम जो है वो उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल जो है वो मेरे पास स्टूडेंट नेम जो है वो दो तरह सेम नेम पाए जाते हैं. लाइक कि मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर अली और अली के नाम के दो स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. तो आई कुड गेट कंफ्यूज इन दैट कि आइदर इट्स अ सेम पर्सन और देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. So how can I will verify it? Definitely I can verify it with the help of student ID. So it's mean whenever we are confused about dependent attribute value, then it will be sort out by the determinant attribute. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं केस ले लेती हूँ दो तीन कि आपके पास मेरे पास टेबल है जिसके अंदर आपके पास जो है एक एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी का है और एक एट्रीब्यूट आपके पास वहां पे स्टूडेंट नेम का है. ठीक है. एक सिनेरियो मैं डिस्कस करती हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट आईडी 1 है और उस पर्सन का नेम जो है वो आपके पास अली है. ठीक है. आपके पास फिर स्टूडेंट आईडी 1 है और आपके पास उसका नेम जो है वो अली है. एक केस तो मेरे पास ये हो गया. ठीक है. एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल
कि आपके पास स्टूडेंट आईडी 1 है और आपके पास स्टूडेंट का नेम जो है वो अली है, ठीक है। आपके पास स्टूडेंट आईडी 2 है और आपके पास स्टूडेंट का नेम जो है वो आपके पास अली है, ठीक है। और एक थर्ड सिनेरियो डिस्कस करते हैं जिसके अंदर आपके पास स्टूडेंट आईडी 1 के अगेंस्ट जो स्टूडेंट का नेम है वो आपके पास अली है, ठीक है। और स्टूडेंट 2 के अगेंस्ट जो है वो आपके पास आईडी नेम जो है फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं कि एसन है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक केस ये हो गया। तीसरा चौथा केस जो है वो हमारे पास स्टूडेंट आईडी 1 है और आपके पास एक का नेम अली है और दूसरे स्टूडेंट का नेम जो है वो मेरे पास जो है वो एसन है। ये 4 किस्म के केसेस हैं जिसमें मैं चेक करूंगी कि कौन सा केस जो है वो मेरे पास वैलिड है और कौन सा मेरे पास वैलिड नहीं है, ठीक है। सबसे पहला मैं अगर केस डिस्कस करूं तो यू कैन सी डेट कि स्टूडेंट आईडी 1 है और उसके स्टूडेंट नेम अली है, तो ठीक है। एक स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 1 है और वो आपके पास अली है, इज इट दिस इज पॉसिबल। फिर आपके पास सेम आईडी का स्टूडेंट अली है, तो हो सकता है कि दोनों स्टूडेंट जो हैं ये सेम हो लेकिन रिपीट हो गए हों, लेकिन हमारे पास ये केस नॉन वैलिड नहीं है, हम इसे कहेंगे कि ये केस हमारे पास जो है वैलिड है, ठीक है। फिर हमारे पास केस 2 है कि स्टूडेंट 1 का रोल नंबर भी अली है, 2 का अली भी है। हो सकता है कि सेम स्टूडेंट के सेम नेम के 2 स्टूडेंट्स मेरे पास मौजूद हों, तो मेरे पास ये केस भी जो है ये वैलिड है। थर्ड केस मेरे पास कि एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 1 है उसका नेम अली है और एक स्टूडेंट है जिसका स्टूडेंट आईडी 2 है और उसका नेम अली है, दिस इज पॉसिबल, आपके पास ये केस भी वैलिड है, ठीक है। तीसरा मेरे पास जो है वो एक स्टूडेंट है उसकी स्टूडेंट आईडी 1 है, नेम उसका अली है और एक और स्टूडेंट एसन के नाम क्या है उसकी स्टूडेंट आईडी उसकी भी स्टूडेंट आईडी 1 है, तो ये मेरे पास एक नॉन वैलिड केस है क्योंकि सेम स्टूडेंट आईडी 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स की नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट जो है दैट इज बेसिकली टेलिंग अस कि स्टूडेंट ऑफ 2 डिफरेंट नेम्स हैविंग द सेम स्टूडेंट आईडी, ठीक है। ये मेरे पास डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट था ना, तो जिसको हमने एक्स कहा था, और ये मेरे पास डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, ठीक है। डिपेंडेंट एट्रीब्यूट की वैल्यू को मैंने किससे वेरीफाई किया, मैंने डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट से वेरीफाई किया। तो डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट ने मुझे हेल्प आउट किया आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके पास जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपने दो सेम स्टूडेंट आईडी 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स को एलोकेट कर दिए हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी मैम ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन डिपेंडेंसी के 2 टाइप हैं, एक आपके पास ट्रिवल फंक्शन डिपेंडेंसी होती है और एक आपके पास जो है नॉन ट्रिवल फंक्शन डिपेंडेंसी होती है। जो ट्रिवल फंक्शन डिपेंडेंसी होती है उसके अंदर लाइक कि आपके पास अगर x जो है दैट इज डिटरमिन्ड बाय y, तो ये आपके पास ऑलवेज ट्रू होती है, ऑलवेज इसका केस जो है वो वैलिड होता है, कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। लाइक के स्टूडेंट आईडी जो है वो कुड बी कैन बी ऑलवेज डिटरमिन्ड बाय स्टूडेंट आईडी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी जो है वो स्टूडेंट आईडी को अगर उसने डिटरमिन करना हो तो दैट इज नॉट अ इनवैलिड केस, इट कैन बी डन इट वेरी इजीली, ठीक है। और इसीलिए जब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो राइट हैंड साइड के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये हमेशा ट्रिवल डिपेंडेंसी के अंदर वो कभी भी जो है वो एम्प्टी सेट नहीं होता, ठीक है। आपको कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न होती ही होती है, ठीक है। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास x की जगह की x वाली साइड के ऊपर मेरे पास स्टूडेंट आईडी थी, ठीक है, उसके साथ मैंने स्टूडेंट नेम ले लिया, ठीक है, और मैंने उसका इंटरसेक्शन ले लिया आपके पास अपनी राइट हैंड साइड पे जो कि मेरे पास स्टूडेंट आईडी थी, तो उसके अगेंस्ट में जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो स्टूडेंट आईडी का ही मिलेगा और आपके पास ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आती है नॉन ट्रिवल डिपेंडेंसी। नॉन ट्रिवल डिपेंडेंसी जो है उसके अंदर यहाँ पे जो है वो आपके पास y जो है वो सबसेट है x का, लेकिन नॉन ट्रिवल के अंदर x जो है y जो है इज नॉट अ सबसेट ऑफ x, ठीक है। कंडीशन आपके पास सेम है कि x डिटरमाइंड बाय y, बट है y जो है वो आपके पास सबसेट नहीं है। ये मैं नॉन ट्रिवल की बात कर रही हूँ, नॉन ट्रिवल फंक्शन डिपेंडेंसी की, और ये आपके पास ट्रिवल है।
ठीक है। अब आपके पास इस कंडीशन के अंदर क्योंकि y सबसेट नहीं है x का, तो आपके पास हमेशा जो है, अगर आप अपनी लेफ्ट साइड का इंटरसेक्शन लेते हैं राइट साइड के साथ, तो इट ऑलवेज अ एम्प्टी सेट। ठीक है, आपके पास कोई कॉमन वैल्यू नहीं निकलती। एग्जांपल लाइक आपके पास अगर क्योंकि सबसेट नहीं है, तो आपके पास स्टूडेंट आईडी जो है क्लास, एक सेकेंड प्लीज। सॉरी क्लास, देयर वाज एन इम्पोर्टेंट कॉल। ओके, आपके पास मैं बता रही थी कि नॉन ट्रिवियल के अंदर आपके पास y इज नॉट सबसेट ऑफ x। तो आपके पास उसके अंदर, जैसा कि आपके पास इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट आईडी है, तो स्टूडेंट आईडी जो है वो आपके पास स्टूडेंट नेम को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, आपके पास स्टूडेंट आईडी जो है, अगर आपके पास मालूम हो तो आप उससे कोर्स को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं तो एम्प्लॉय आईडी, अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी जो है वो मौजूद है, तो एम्प्लॉय आईडी से यू कैन गेट इट वेरी इजीली अबाउट एम्प्लॉय नेम, या आपके पास अगर एम्प्लॉय आईडी मौजूद है तो आप उससे एम्प्लॉय की लोकेशन भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास नॉन ट्रिवियल जो है वो वर्कआउट करती हैं। ओके, अब आपके पास लेकिन नॉन ट्रिवियल जैसे ये ऑलवेज वैलिड होती है ना, नॉन ट्रिवियल जो होती हैं वो ऑलवेज वैलिड नहीं होती हैं। ठीक है, यू नीड टू फाइंड आउट द सिचुएशन दैट आइदर इट्स वैलिड और नॉट। वो कैसे होगा, हम जब नेक्स्ट जाके करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शन डिपेंडेंसी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास है, उसमें सबसे पहले आती है रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है आपको, कि आपके पास अगर y जो है वो x का सबसेट है, आपके पास रिफ्लेक्सिविटी सेम ट्रिवल की तरह काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ट्रिवल हमेशा जो है वो वैलिड होता है, तो आपके पास इसी तरह फंक्शन डिपेंडेंसी की जो रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टीज है वो आपके पास हमेशा जो है वो वैलिड ही है। और उसके अंदर मैं आपको फिर सेम मिसाल दूंगी कि अगर आपके पास x y से बिलोंग करते हैं और y जो है वो सबसेट है x का, तो यानी कि स्टूडेंट आईडी से आप स्टूडेंट आईडी जो है वो इजीली हमेशा फाइंड आउट कर डिटरमिन कर सकते हैं, और ये केस आपका कभी भी जो है नॉन वैलिड नहीं होता। ठीक है, दूसरा आपके पास जो है वो आपके प्रॉपर्टी आती है आपके पास ऑगमेंटेशन की। ठीक है, उसको मैं यूजी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगी। आपके पास उसके अंदर वो क्या कहता है कि अगर आपके इफ यू हैव द कंडीशन दैट x इज डिटरमिन द y, ठीक है, x इज डिटरमिनिंग y, देन यू कैन से दैट कि x जो है वो आपके पास y को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, वाइजली को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहूँ कि x जो है मेरे पास SID है। ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ पे z मैंने लगा दिया x z के साथ, तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन बनी कि लाइक के x के जगह पे मेरे पास स्टूडेंट आईडी आ गया, z की जगह पे फॉर एग्जांपल मैंने फोन नंबर लिख दिया। ठीक है, z मेरे पास फोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x z जो है अगर मेरे पास डिटरमिन हो तो मैं उससे y जो है यानी कि s नेम और उसका फोन नंबर जो है वो इजीली डिटरमिन कर सकती हूँ। समझ आई बात की, कि अगर मेरे पास जैसे स्टूडेंट आईडी हो
और मैं उससे स्टूडेंट नेम फाइंड आउट कर सकती हूँ। बिल्कुल इसी तरह अगर मेरे पास स्टूडेंट आईडी के साथ फोन नंबर दिया हो तो मैं उससे स्टूडेंट नेम और उसका फोन नंबर जो है वो इजीली फाइंड कर सकती हूँ। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी जो है फंक्शन डिपेंडेंसी की वो ऑगमेंटेशन कहलाती है। थर्ड प्रॉपर्टी उसकी जो है फंक्शन डिपेंडेंसी की वो ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव आपने काफी दफा अपने स्टैट्स में भी पढ़ा होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास x जो है वो y से बिलोंग करता है, ठीक है, एंड आपके पास y जो है वो z को डिटरमिन करता है, तो आप कह सकते हैं कि x जो है वो z को डिटरमिन कर सकता है। ट्रू, ठीक है, क्योंकि अगर x y को कर रहा है और y z को कर रहा है तो x जो है वो z को कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी जो है वो स्टूडेंट नेम को डिटरमिन कर रही है और स्टूडेंट नेम जो है वो सिटी को डिटरमिन कर रहा है, तो हम स्टूडेंट आईडी से डायरेक्टली सिटी भी डिटरमिन कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आती है यूनियन। ठीक है, यूनियन जैसा कि नाम से ही शो है कि यूनियन के अंदर क्या होगा आपके पास के लाइक के आपके पास अगर x जो है वो y से बिलोंग करता है, ठीक है, और आपके पास x जो है वो z को भी डिटरमिन करता है, तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि आप कह सकते हैं कि x जो है वो डायरेक्टली z को भी डिटरमिन कर सकता है। ठीक है, अगर आपके सॉरी x जो है वो y z को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, आज स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम को कर रहा है, स्टूडेंट आईडी सिटी को कर रहा है, तो स्टूडेंट आईडी दोनों को कर सकता है, स्टूडेंट को नेम को भी कर सकता है और उसके सिटी को भी कर सकता है। इज इट क्लियर? जी मैम। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज आपकी ये होगी। 5th प्रॉपर्टीज में आपके पास आती है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन आपको क्या कहती है? डीकम्पोजिशन के अंदर आपके पास सिचुएशन है, ये थोड़ी सी अच्छी तरीके से समझिएगा कि अगर इफ x जो है वो आपके पास x ही खराब हो गया हमारा, लेट मी रेज इट। ठीक है, डीकम्पोजिशन कहती है कि अगर आपके पास x जो है वो y z को डिटरमिन कर रहा है, ठीक है, तो देन यू कैन से दैट कि x जो है वो y को भी डिटरमिन कर रहा है, x जो है वो z को भी डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, मैं ये देन के वर्ड सिर्फ बोल रही हूँ, मैं लिख नहीं रही क्योंकि टच पैड से लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको मेरी बात समझ आई कि अगर x y z को डिटरमिन करे तो x y को भी डिटरमिन कर सकता है और x जो है वो z को भी डिटरमिन कर सकता है। क्या मैं ये कह सकती हूँ अच्छा कि आपके पास अगर x जो है वो y z को डिटरमिन कर रहा है तो इज इट पॉसिबल दैट कि x जो है वो z को डिटरमिन कर रहा है, x जो है वो z को डिटरमिन कर रहा है और y जो है वो भी z को डिटरमिन कर रहा है। इज इट डिफरेंट देन दिस कंडीशन के दोनों सेम है? और कौन सी वैलिड और कौन सी नॉन वैलिड सिचुएशन है? रिपीट कर रही हूँ मैं, x determined by y is determined by x, we can say that कि y is determined by x and z is determined by x. Can we say that z is determined by x and z could be determined by y? मैम दोनों ही वैलिड हैं। फुरकान आपको कैसे वैलिड लगी? आप अपनी बात को जरा एलेबोरेट करें थोड़ा। वही जो सी आपने पहले प्रॉपर्टीज जो सी बताई हैं उस जैसे ही हैं ये भी। आप उस प्रॉपर्टी को ना देखिए, मैं आपको यहाँ पे नई सिचुएशन दे रही हूँ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में मैंने कहा है कि x जो है वो y z को डिटरमिन करते हैं।
ठीक है। इट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि एक्स वाई को डिटरमिन कर रहा है और एक्स जी को डिटरमिन कर रहा है। ये वाली सिचुएशन तो चलो ठीक होगी कि एक्स जी को डिटरमिन कर रहा है, क्या वाई जी को डिटरमिन कर रहा है? करेगा वो भी। लेकिन वो तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे है, वाई और जी। लेफ्ट साइड पे तो सिर्फ हमारे पास एक्स है। ये हमारे पास डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं और ये मेरे पास डिटरमिनेंट है, तो उसको भी डी से रिप्रेजेंट करना है। मैम अगर एक्स वाई को कर रहा है तो जी को भी, इनके फिर वो हाँ, जो एक्स जी को कर वाई है सकते तो हैं। वो एक्स अगर वाई को कर रहा है, एक्स जी को कर सकते हैं। क्या मैं पूछूं वाई जी को कर सकते हैं? मैम शायद इस प्रॉब्लम में नहीं, तो जो लास्ट वाली आपने बताया उसमें कर रहा था। इसमें शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर ये कर सकते हैं कि बिकॉज एक्स, हेलो मैम, जी मैं समझ रही हूँ। मैंने आपसे पूछा क्या वाई जी को डिटरमिन कर सकते हैं? मेरे पास सिचुएशन है कि एक्स वाई जी इज बिकॉज डिटरमिन एक्स। मैम नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों डिपेंडेंट है इसलिए कि नहीं कर सकता है। बिल्कुल, ये वाली सिचुएशन मेरे पास इनवैलिड है। ठीक है, जी मैम, ये सिचुएशन मेरे पास जो है ये वैलिड है। ठीक है। वैलिड। जी मैम, नेक्स्ट आपके पास डिकम्पोजिशन के बाद आती है जूडो ट्रांजिटिविटी। तो जूडो ट्रांजिटिविटी के अंदर आपके पास सिचुएशन क्या है कि आपके पास केस है। ठीक है, जूडो को का हम एब्रिविएशन लिख लेते हैं। कंडीशन है आपके पास कि एक्स अगर जो है वो वाई को डिटरमिन कर रहा है एंड डब्ल्यू वाई जो है वो जी को डिटरमिन कर रहे हैं, तो आपके पास मैं इसको लिख सकती हूँ कि आपके पास देन कैन आई राइट दैट कि डब्ल्यू एक्स जो है वो जी को डिटरमिन कर रहे हैं। ये हो सकती है। यस मैम, बिकॉज वाई पहले एक्स जो वाई को कर रहा है तो डब्ल्यू के साथ वाई है, तो फिर वाई की जगह हम एक्स भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्योंकि x जो है वो ऑलरेडी जो है y जो है वो ऑलरेडी डिटरमिन कर रहा है x को, तो अगर मेरे पास y की जगह पे मैं x को रिप्लेस भी कर दूंगी तो दोनों x और w मिलके भी जो है वो z को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके पास आती है कंपोजिशन की। ठीक है, कंपोजिशन के अंदर आपके पास क्या सिनेरियो है कि अगर आपके पास x जो है वो y को डिटरमिन कर रहे हैं और ठीक है एंड आपके पास z जो है वो आपके पास w को डिटरमिन कर रहा है, तो कैन आई से दैट कि आपके पास x और z जो है ये अगर हम दोनों मिल जाएं तो दे कैन बी डिटरमिन द y एंड w। जी मैम, कर सकते हैं। हो सकते हैं ना? मुझे लगता है मेरी क्लास सिर्फ ऐसे में ऐसे नजर ही पढ़ने आते हैं, या आज फुरकान भी पढ़ रहा है। नहीं पढ़ रहा है। चलें, गर्ल्स तो साइलेंट मोड पे है ना। तो ये आपके पास एक्स जो है ये वाई डब्ल्यू कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वाई ऑलरेडी एक्स से डिटरमिन्ड है, और आपके पास अगर मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को इकट्ठी कर दूं तो मेरे पास राइट हैंड साइड भी इकट्ठी हो सकती है। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सिचुएशन ज्यादा क्लियर आती है। उसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप उसको क्या कहते हैं, कुलैया मेथड कहते हैं। ये आपके पास फंक्शन डिपेंडेंसी याद रखिएगा कि आगे हम जाके नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी शो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन नॉर्मल फॉर्म के तक जाने से पहले जो फंक्शन डिपेंडेंसी है उसमें हम क्या करते हैं कि हम कुलैयर मेथड यूज करते हैं टू फाइंड आउट हाउ मेनी कैंडिडेट्स की इन द टेबल। ठीक है, हमें अगर कैंडिडेट की का पता हो तो हम उस टेबल को नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके जा सकते हैं। उसके लिए मैं आपके पास एक केस डिस्कस करती हूँ जिसके अंदर मैंने जनरल कहा कि मेरे पास एक रिलेशन है जिसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मेरे पास फॉर एग्जांपल ए बी सी और मेरे पास डी है। ठीक है,
उसकी जो फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं वो ये आपके पास पेपर में दी होती हैं। ऐसे रिलेशन का वर्ड यूज है, तो मैंने आपको बताया था कि रिलेशन जो है वो टेबल को ही शो करता है। ठीक है, कि एक मेरे पास रिलेशन है जिसके एट्रीब्यूट मेरे पास ए बी सी और डी है। पेपर में दिया जाता है कि उसकी फंक्शन डिपेंडेंसीज है कि ए जो है वो बी को डिटरमिन कर रहा है, आपके पास जो बी है वो आपके पास सी को डिटरमिन कर रहा है, और आपके पास जो सी है वो आपके पास डी को डिटरमिन कर रहा है। तो इसके बाद आपसे पूछा जाता है पेपर में कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास हाउ मेनी कैंडिडेट कीज आर हियर। एक कैंडिडेट की का पूछा जाता है, दूसरा आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो है क्या उस टेबल को हम मर्ज कर उसकी टेबल की अच्छा चले वो तभी दूर की बात हो जाएगी। सबसे पहले आपने कैंडिडेट कीज उसमें बतानी होती हैं, उसके प्राइम एट्रीब्यूट्स उसमें कितने हैं, उसमें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कितने हैं। ये 3 चीजें आपको पूछी जाती हैं और आपको दिया क्या जाता है, सिर्फ रिलेशन दिया जाता है और उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज बताई जाती है। तो हमेशा माइंड में रखिएगा कि आपके पास कैंडिडेट की वो एट्रीब्यूट होगा जो कि सारे ही एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि सारे, अगर आपके पास जैसे स्टूडेंट आईडी है उससे हम बाकी के एट्रीब्यूट पता कर लेते हैं ना, तो आपके पास स्टूडेंट आईडी जो है वो मेरे पास एक कैंडिडेट की हो सकती है, उसका एट्रीब्यूट जो है। तो इसी तरीके से हमने वो इस कंडीशन के अंदर जब आपके पास एक जनरल कंडीशन दी हुई है, आपने फाइंड आउट करना है बाय कीपिंग इन योर माइंड कि अबाउट द फंक्शन डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज, कि आपके पास उसमें से कौन सी जो है वो एट्रीब्यूट की होगा। जो आपके पास एट्रीब्यूट जो है वो कैंडिडेट की रखता होगा वही एट्रीब्यूट आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट कहलाता है, और बाकी के सारे एट्रीब्यूट्स आपके पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पहला एट्रीब्यूट उठा लेना है। पहला एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, ए। आपने उसके ऊपर प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, आपने चेक करनी है इसकी कि आपके पास अगर मेरे पास ए एट्रीब्यूट है तो वो किस किस एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर सकता है, ए क्या बी को डिटरमिन कर। उसका सबसे पहले तरीका है कि आपने ए को खुद वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, जो जिसको जैसे SID जो है वो SID को तो डिटरमिन कर सकते हैं ना, स्टूडेंट नेम जो है वो स्टूडेंट नेम को डिटरमिन कर सकता है ना। बिल्कुल इसी तरह जिसको आपने जिस एट्रीब्यूट को आप उसकी डिपेंडेंसीज चेक कर रहे हैं, आपने उसके सारे ही उस एट्रीब्यूट का नाम जो है वो सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद पेपर में जो फंक्शन डिपेंडेंसीज दी हुई हैं वो फाइंड उसके हिसाब से बाकी के एट्रीब्यूट चेक कर लेने कि इस एट्रीब्यूट पे कौन कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंड करता है। तो ए जो है वो आपके पास ए को तो करेगा ही, ए क्या बी को कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, हम इधर बी लिखेंगे। अगर बी पता हो तो क्या बी सी को कर रहा है, कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सी भी लिखेंगे। अगर सी पता है तो सी क्या आपके पास डी को कर रहा है, कर रहा है, तो आपके पास जो है, और डी जो है वो किसी को नहीं कर रहा, तो आपके पास इसका मतलब है कि अगर मुझे एट्रीब्यूट ए मालूम हो तो मैं उससे ए बी और सी और डी जो है वो फाइंड आउट कर सकती है। मीन के ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं ये डिपेंडेंट है और ए मेरे पास जो है ये डिटरमिनेंट एट्रीब्यूट है। इसी तरह नेक्स्ट मैं बी की पता कर लूंगी। अच्छा क्लास, मेरे पास लेस देन अ मिनट है, तो आई विल मेक अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, प्लीज काइंडली ज्वाइन मी फ्रॉम अनदर लिंक। थैंक यू। ओके क्लास, मैं आपको बता रही थी इसके बारे में। तो आप देखें कि यहाँ पे बेसिकली आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही लगी है। जैसे कि मैंने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या कहा था आपको कि अगर ए जो है वो बी को डिटरमिन कर रहा है और बी जो है वो आपके पास सी को डिटरमिन कर रहा है, तो आप जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपके पास एक कॉमन एट्रीब्यूट्स मौजूद हो तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए जो है वो आपके पास सी को डिटरमिन कर रहा है। तो बेसिकली अगर ए बी को कर रहा है तो बी से हम सी से भी पता, सी के पास जा सकते हैं, सी से हम डी के पास जा सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब आपके पास यहाँ पे मैं बी का चेक करूंगी, दूसरा एट्रीब्यूट मेरे पास बी है, तो बी से बी जो है वो सी को, पहले बी तो हमने लिखना ही लिखना है। ठीक है, बी जो है वो सी को डिटरमिन कर रहा है, सी मालूम हो तो मेरे पास डी मालूम हो सकता है, लेकिन डी किसी को भी नहीं कर रहा तो ये मेरे पास यहीं पर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास अगर मैं सी के लिए चेक करूं तो सी देखें, सी जो है वो डी को डिटरमिन कर रहा है और सी खुद अपने आप को डिटरमिन कर रहा है, इसके अलावा वो किसी को डिटरमिन नहीं कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे सी डी हो गई
और डी को जो है वो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एट्रीब्यूट आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद नहीं होगा, उस एट्रीब्यूट को जो है वो आपको डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है। अब आप अगर देखें तो इन तीनों एट्रीब्यूट्स के अंदर से, ए, बी और सी के अंदर से, यू कैन सी दैट कि ओनली ए इज सच एट्रीब्यूट जो कि आपके पास सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट ए जो है वो आपके पास कैंडिडेट की होगी, ठीक है। ए और आपके पास यही आपके पास कैंडिडेट की होगी, और इसी एट्रीब्यूट को हम जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जो कि सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन करता है, ठीक है। और आपके पास बाकी के जो एट्रीब्यूट होंगे बी, सी और डी, ये तीनों आपके पास वो एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इसको सॉल्व करने का तरीका है। ये मेरे पास एक केस है, एक केस हम और डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाए इसके बारे में। आपके पास अच्छा ये भी होता है कि आपके पास, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब हमने कीज पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज होती हैं किसी भी टेबल के अंदर, तो वो बेसिकली आपके पास जो है वो एज अ सुपर की भी वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपने अपने माइंड में रखनी है। तो अब हम इसको सिनेरियो नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास सिनेरियो 2 जो है उसमें हम फंक्शन डिपेंडेंसीज जो हैं उसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। पहले रिलेशनल टेबल मेरे पास बिल्कुल वैसे ही होगा कि आपके पास एक रिलेशनल टेबल है जिसके एट्रीब्यूट्स मेरे पास जो हैं वो ए, बी, सी और आपके पास डी हैं, ठीक है। इन रिलेशनल एट्रीब्यूट्स के अंदर फंक्शन डिपेंडेंसी पेपर में अगर दी है डिफरेंट स्टाइल के अंदर, तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि हाउ इट विल बी वर्कआउट, ठीक है। फंक्शन आपके पास उसमें दिया हुआ है कि बिल्कुल पीछे वाले सिनेरियोस की तरह कि ए जो है वो आपके पास बी को डिटरमिन करता है, ठीक है। और आपके पास बी जो है वो आपके पास सी को डिटरमिन कर रहा है, सी जो है वो आपके पास डी को डिटरमिन कर रहा है। यहाँ तक तो हमने पीछे जो है वो फंक्शन डिपेंडेंसी की है। एक और बात इसके अंदर ऐड कर लेते हैं कि डी जो है वो ए को डिटरमिन कर रहा है। अब देखिएगा कि सिर्फ इतनी फंक्शन डिपेंडेंसी चेंज होने से चीजें किस तरह चेंज हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला एट्रीब्यूट ले लिया ए, उसके ऊपर आपने प्लस का साइन डाला, उसके आपने डिपेंडेंसी चेक कर लेनी है। सबसे पहले ए है तो ए जो है वो तो इसके अंदर आना ही आना है। इसके अलावा कौन कौन से आएंगे कि ए जो है वो बी को डिटरमिन कर रहा है, ठीक है, तो बी आएगा। अगर बी आपके पास आ गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक तो आप सी फाइंड आउट कर सकते हैं। सी जो है वो डी को डिटरमिन कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास डी आ गया, ठीक है। डी जो है वो ए को डिटरमिन कर रहा है तो हम ए जो है वो क्योंकि ऑलरेडी हमने लिख लिया हुआ है इसलिए हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास यहाँ पे बी जो है उसको हम चेक करेंगे, तो बी के पास हमारे पास क्या सिनेरियो आया कि आपके पास आप मुझे आपको क्लास में लिखवाएगा कि इसके कौन से डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। बी सी डी। बी सी डी, तो क्या डी ए को नहीं कर रहा? ए मैम ए होगा, ठीक है। सी के लिखवाएं। डी सी डी ए। सी डी ए, और अगर हमें ए मालूम हो तो हम ए से बी की तरफ जा सकते हैं। हमने ए लिख लिया ना, डी ने हमें डी से हमने ए डिटरमिन कर लिया। अगर हमें ए डिटरमिन हो तो हम उससे बी डिटरमिन कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लास आपने सारी चीजें माइंड में सबको बारी बारी चेक जी 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 मैम करते हैं। बी से हम फिर सी कर सकते हैं। सी तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए हम उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा फोर्थ एट्रीब्यूट जो है वो आपके पास डी है, उसकी वैल्यू लिखें। डी आपने लिख डी ए डी ए को कर रहा है, और साथ बी भी आएगा। बी सी को कर रहा है। जी ना। देख लें ये सिर्फ एक फंक्शन डिपेंडेंसी होने की वजह से आपके पास सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो आपके पास सारे ही एट्रीब्यूट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिनेरियो के अंदर मेरे पास कैंडिडेट की क्या होगी, तो आपके पास हमारे ए भी ए एट्रीब्यूट भी कैंडिडेट की हो सकती है,
ये एट्रीब्यूट भी कैंडिडेट की हो सकती है, सी भी हो सकती है और डी भी हो सकती है, और ये एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स भी होंगे। और अगर इससे पूछा जाए कि इसमें कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मौजूद है तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगी वो हमारे पास यहाँ पे नल होगी। ठीक है, ये तो सिंपल केस थे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं लास्टली, इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए, कि अगर आपके पास पेपर के अंदर रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से दिया हो कि आपके पास रिलेशन है कि आपके पास उसमें एट्रीब्यूट्स हैं ए, बी, सी, डी और लास्टली आपके पास ई। ठीक है, फंक्शन डिपेंडेंसी आपके पास दी हुई है। ए जो है वो आपके पास बी को डिटरमाइन कर रहा है, और आपके पास बी और सी मिलके जो हैं वो आपके पास डिटरमाइन कर रहे हैं आपके डी को। ठीक है, और आपके पास ई जो है अकेला, वो भी आपके पास जो वो डिटरमाइन कर रहा है आपके पास सी को। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास डी जो है वो आपके पास डिटरमाइन कर रहा है ए को। ठीक है, ये फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं, इनको सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्व आउट करने के लिए अब आपने पहले सिनेरियो देखना है कि आपके पास क्या है। अगर आप देखें तो आपके पास राइट हैंड साइड में कौन सा एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है? मैम ई नहीं है। नहीं है। ऐसे सिर्फ आप अपनी क्लास के सीआर हैं तो टीचर को बाकी चीजों का भी रिप्लाई करने के लिए क्लास ने आपको ही रख लिया हुआ है। मैम वैसे तो आप अच्छे सीआर हैं, या ऑलवेज एडमायर यू कि आप अपनी क्लास को काफी कोऑपरेट करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको बोलने बाकी उनको आंसर देने की भी जरूरत नहीं है कि हमारा सीआर दे रहा है। एनी हो क्लास, आपके पास यहाँ पे अब सबसे पहले अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं तो आपने अपनी राइट साइड चेक करनी है फंक्शन डिपेंडेंसीज की, उसके उसमें कौन सा एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है। जो एट्रीब्यूट उसके अंदर मौजूद नहीं है इसका मतलब है कि उसको तो आपने हर दफा हर एक के साथ लिखना ही लिखना है। ठीक है, हर एक के साथ जो है वो ई जो है वो आना ही आना है, और बाकी इसके साथ जो है वो बाकी के एट्रीब्यूट्स चेक होंगे। ठीक है, ये बात अपने माइंड में रखनी है, यानी कि यहाँ पे ए आएगा ही आएगा साथ में, यहाँ पे साथ में बी जो है वो आएगा ही आएगा, और यहाँ साथ में सी जो है वो आएगा ही आएगा, और एंड पे हमारे पास एक रह गया डी, वो भी हमारे पास आएगा ही। ठीक है, इनकी हमने फंक्शन डिपेंडेंसीज जो है वो फाइंड करनी है, वो फंक्शन डिपेंडेंसी कह रही हूँ, इनके हमने डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, अब ए ई का चेक कर लेते हैं। ए ई जो है सबसे पहले आपने तरीका इनका वही है, आपने ए ई है तो आपने ए भी लिख लेना है, और आपने उसके बाद ई को भी लिख लेना है। ठीक है, फिर आपने बारी बारी चेक करना है इन दोनों को। ए किसको डिटरमिन कर रहा है? बी को। ठीक है, एक मैं आपको करवाऊंगी, बाकी आप में से कोई मुझे करवाएगा। ए जो है वो बी को डिटरमाइन कर रहा है। अगर मेरे पास बी क्या कहते हैं ई जो है वो मेरे पास किसको डिटरमाइन कर रहा है? सी को। ठीक है, सी लिख दिया। ओके, अगर मेरे पास बी और सी मालूम है मुझे, तो बी और सी अगर मेरे पास मालूम है तो क्या वो डी को डिटरमाइन कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर डी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरे पास डी मालूम है तो मैं उससे दोबारा ए जो है वो डिटरमाइन कर सकती है, उसको मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, मेरे पास है। तो इसके डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बने? ए, ई, बी, सी और डी। ठीक है, अब मुझे आप लोगों ने बाकी के लिखवाने हैं, ए बी ई के लिखवाए, एस एन के अलावा कोई बोलेगा? हम बी का तो नहीं आएगा कोई, लेकिन ई का आएगा।
नहीं बेटा, सबसे रूल वही है आपके फुरकान कि आपने सबसे पहले जो है वो वाले तो एट्रीब्यूट लिखने ही लिखने हैं जिनकी आपने, क्योंकि अभी मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज बताई थी तो मैंने क्या कहा था कि आपके पास SID जो है वो अगर आपके पास एट्रीब्यूट है उसने इटसेल्फ अपने आप को तो फाइंड करना ही करना है, ठीक है। SID जो है वो SID को तो फाइंड करेगा ही, कर ही सकते हैं ना। S नेम जो है वो S नेम को तो कर ही सकता है, सिटी जो है वो सिटी को तो कर ही सकता है। तो बी, इसलिए जिसकी आपने डिपेंडेंसीज डिपेंडेंट एट्रीब्यूट जिसके चेक करने हैं उसको तो आपने लिखना ही लिखना है। फिर आपने उनको अपनी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक बाकियों को चेक करना है कि बी तो बी आएंगे ही। आगे चेक बताएं मुझे। मैम डी। डी आएगा। डी आपने कैसे बताया क्या आएगा? मैम बी है, ये जो है वो मैम सी को डिटरमिन कर रहा है। हाँ, ये सी को कह रहा तो सी नहीं हमने लिखा, अभी सी लिख लिया, ठीक है। अब आपके पास जो है बी भी आ गया और सी भी आ गया, तो अगर बी और सी मालूम हो तो वो डी को डिटरमिन कर रहे हैं। जी, तो हम जी मैम। बाकी के लिखवाएं। मैम ए भी आ जाएगा यहाँ पे। ए क्लास आगे बोल रहे हैं, सी का बताएं। इसका एज इट इज आ जाएगा। मैम CE जी, और कोई आएगा इसमें? नहीं। चलें, ठीक हो गया। सी, क्योंकि सी जो है वो किसी को डिटरमिन नहीं कर रहा अकेला, और इसी को कर रहा है वो हमने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। डी के लिखवाएं। डी का ए आ जाएगा, डी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा ठीक है, और सी आ जाएगा। अगर ए हमें पता हो तो क्या ए बी को नहीं कर रहा? जी मैम बी भी आएगा। ठीक है। फिर अगर आपके पास BC है तो डी पता चल जाएगा, लेकिन डी हमने ऑलरेडी लिख दिए हुए हैं इसलिए उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर मेरे पास कैंडिडेट की कौन कौन से एट्रीब्यूट्स बनेंगे? कौन कौन से? एक तो आपके पास AE होगा, क्योंकि AE आपके पास वो एट्रीब्यूट है जो कि आपके पास सारे ही एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहे हैं। इसके अलावा देखें ABCDE, तो बी मेरे सब पास सबको डिटरमिन कर रहे हैं। जी मैम। ठीक हो गया, मेरे पास बी आ गया। और CE आएगा कैंडिडेट की के अंदर? नो मैम। बाकी आप चुप कर। अच्छा चले, BC, क्योंकि सी सिर्फ 2 को कह रहा है तो ये हमारे पास नहीं आएगा। डी आएगा? आएगा क्लास? जी जी मैम आएगा आएगा। सबको डिटरमाइन कर रहा है। तो मेरे पास यही कैंडिडेट कीज हैं, यही मेरे पास जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, और बाकी के सारे मेरे पास जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो हम अपना लेक्चर आज का फिनिश कर रहे हैं।